मेरी मेमोरी पावर थोड़ी कम है, ये भी बात सही है। और मैं बचपन में भी याद नहीं कर पाता था। अभी रिसेंटली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा सिलेक्शन हुआ है। हाँ। जो मैं सलाह दे सकता हूँ वो यही है कि आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाएं। आखिरी के 3 महीने में आपको यदि प्रीलिम्स निकालना है तो गोला मारना होगा, और यदि मेंस निकालना है तो लिखना होगा, और यदि इंटरव्यू निकालना है तो बोलना होगा। तो मैंने वो नौकरी नहीं ज्वाइन की, मैंने यह शादी नहीं मतलब अटेंड, सोचा कि शादी को अभी पोस्टपोन करते हैं। हाँ। और अभी जब अब रिजल्ट आया है तब अब शादी हम लोग आगे मतलब करेंगे। लेकिन मतलब अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। जब भी मैं फेल होता था, जब भी मैं गिरता था, तो मुझे वो लाइनें हमेशा याद आती थी कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। मैं पढ़ाई करते समय जो है प्रीलिम्स में जो है और प्रीलिम्स और मैथ्स के साथ में तैयारी करता था, और ये नोट्स हैं कुछ ऐसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सर हमारे साथ है आलोक सर, जिनका 549 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। और जो जर्नी है सर की वो काफ़ी लंबी रही है, करीब 7 साल की रही है। और सर ने करीब 30 लाख प्लस का पैकेज छोड़ दिया था ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, और इसी में इनको इतना टाइम भी लग गया। तो आज हम इनकी जो जर्नी है काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये करोल बाग के पास रहकर तैयारी करते थे, और आज हम इनसे पूछेंगे इनकी स्ट्रेटजी क्या बनाते थे, क्या गलतियाँ इनको नज़र आई, ओवरऑल सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके सर, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम आलोक कुमार है, और मैंने बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस फ्रॉम ट्रेनिंग शिप चाणक्य, जो नवी मुंबई में एक कॉलेज है, वहाँ से मैंने किया है। सो जैसे कि अभी आपने मुझे बताया था कि आपको करीब 7 साल लग गए हैं, और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है उनको तो सेलिब्रेशन का माहौल रहता ही है, लेकिन जो रियल एहसास होता है वो अगर लॉन्ग जर्नी हो जाती है उसके बाद सिलेक्शन होता है तो सच में वो अलग ही लेवल का फीलिंग होता है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिर ये भवसागर मैंने पार कर लिया है। मैंने जहाँ सोचा था वहाँ तक पहुँचने में शायद मुझे देर लगा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आखिर वो निर्णय जो मैंने लिया था इतने दिनों पहले, इतने सालों पहले, आखिरकार वो रंग लाया। ओके सो आपने बताया कि 7 साल के पहले आप जॉब करते थे कहीं पे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए क्या करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ट्रेनिंग शिप चाणक्य से बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस किया है। तो जर्मनी की एक कंपनी है बर्नार्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट, उसमें मैं 3rd ऑफिसर के रूप में, लास्ट डेजिग्नेशन मेरा 3rd ऑफिसर था, उस रैंक पर मैंने कार्य किया है। और वर्ल्ड में जैसे अलग अलग कंट्रीज़ घूमने का शौक़ होता है, तो इस शौक़ के कारण मैंने वो ज्वाइन किया था नॉटिकल साइंस, और मैं घूमा भी, कम से कम जो है 25-30 कंट्रीज़ में घूमा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, सब जगह घूमने का मौका मिला। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मतलब शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, और मुझे लगा कि जो है पैसों से ज़्यादा बड़ी महत्ता बहुत सारे चीज़ों की होती है जीवन में। मनी इज़ नॉट द ओनली इम्पॉर्टेंट पिलर इन आवर लाइफ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑल्सो। तो वो जब मेरे समझ में, जहन में आया, तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। ग्रेट। सो सिविल सर्विसेज में कब से करना स्टार्ट किया था आपने तैयारी? पहली बार मैंने किताब उठाई थी सिविल सर्विसेज के लिए, वो था 2016। जब मुझे लगा कि ये एनसीईआरटी, मैंने पहला एनसीईआरटी खोला था 2016 में। राइट। और तब से क्या अटेम्प्ट्स में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। अप्स एंड डाउन तो मतलब बहुत ज़्यादा रहा, दोस्तों का साथ रहा, अप्स एंड डाउन, डिप्रेशन। और मैं डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, डिप्रेशन की डिफिनेशन शायद मुझे उतनी पता नहीं है, लेकिन जो लो फील होता है वो मैंने बहुत ज़्यादा लो फील किया। लगातार जो है शुरू के 4 से 5 प्रीलिम्स, टोटल 5 प्रीलिम्स मैंने फेल किया है, और 3 प्रीलिम्स काम करते हुए मैंने अटेम्प्ट किया था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे काम छोड़ देना चाहिए। तो मैंने 2018 के बाद मतलब कंप्लीटली अपने आप को डिवोट किया इस प्रिपरेशन के लिए। और जब उसके बाद भी 2 अटेम्प्ट नहीं हुए, लेकिन फिर तीसरा अटेम्प्ट में 2021 में फिर मेरा पहला मेंस हुआ, और उस समय मेंस में मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया इंटरव्यू के लिए, और इस बार आखिर। राइट। आप इतनी अच्छी जॉब छोड़ने के बाद और आपने ऐसी प्रिपरेशन स्टार्ट करी जहाँ कोई वो ही नहीं है कि हाँ हो ही जाएगा सिलेक्शन, जैसे कि आपको भी इतना टाइम लग गया। हालांकि लोग इतने टाइम तक टिक नहीं पाते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपने इतना मतलब मोटिवेशन कहाँ से आया था? इतना मतलब कुछ तो रहा होगा कि ये चीज़ के लिए मुझे करना है।
सबसे मुझे याद है मेरी वो डायरी जो मैं लिखा करता था जब मैं अकेला होता था, तो उस डायरी का पहला पन्ना मुझे हमेशा याद होता है। मैं बहुत लोगों को बताता हूँ कि मुझे वो एक ईंट चाहिए जिससे मैं एक शहर बना सकता हूँ। तो मुझे वो ईंट की खोज थी और मुझे लगता था सिविल सर्विसेज वो ईंट है मेरे लिए जो मुझे वो संतुष्टि दे सकता है। और इंटरनल मोटिवेशन हमेशा रहता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो दोस्तों और माता पिता के सहयोग से होता है। इंटरनल मोटिवेशन में मुझे खास करके मेरी हॉबी पोएट्री है। तो मुझे एक शिवमंगल सिंह सुमन जी का एक कविता है उनकी, वरदान मांगूंगा नहीं। उसकी एक लाइन है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहती है कि जब भी मैं फेल होता था, जब भी मैं गिरता था, तो मुझे वो लाइनें हमेशा याद रहती थी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score। Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। ओके, एक चीज़ और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका ऑप्शनल क्या रखा आपने? मेरा वैकल्पिक विषय जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रहा। तो सारा इंग्लिश मीडियम में ही रहा है आपका? हाँ, इंग्लिश मीडियम ही रहा है मेरा। राइट। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने अपने अभी शादी के बारे में मुझे बताया था कि आपने इंटरव्यू के लिए शादी भी खिसका दी है, तो क्या था ये माजरा? जी, ये माजरा ऐसा था कि मैं अभी रिसेंटली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा सिलेक्शन हुआ है। हाँ। आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में। उसके बाद मेरी शादी लगी अक्टूबर में मेरा एंगेजमेंट भी हुआ। हाँ। और शादी फरवरी में थी। दिसंबर में इसका रिजल्ट आया 6 दिसंबर को। हाँ। तो मुझे लगा कि मतलब इतने सालों की मेहनत, 6 साल की मेहनत, 5-6 साल की मेहनत चल रही है, तो मुझे लगा कि सबसे पहला जो प्रायोरिटी में है वो तो है इंटरव्यू। इसके बाद ही कुछ करूँगा मैं। तो मैंने वो नौकरी नहीं ज्वाइन की, मैंने यह शादी नहीं मतलब अटेंड, सोचा कि शादी को अभी पोस्टपोन करते हैं। हाँ। और अभी जब अब रिजल्ट आया है तब अब शादी हम लोग आगे मतलब करेंगे, लेकिन मतलब अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। जी, शादी भी और अच्छा करोगे। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप स्टार्टिंग के अटेम्प्ट दे रहे थे तो प्रीलिम्स के लिए क्या करते थे और इस वाले अटेम्प्ट में आपने क्या मेजर चेंजेस करे थे? मुख्यतः मेरा प्राइमरी हर्डल प्रीलिम्स ही था सबसे पहला। तो जैसे मैंने आपको बताया 4-5 अटेम्प्ट प्रीलिम्स में ही नहीं हुए मेरे। जब मेंस मेरा ठीक था, मेंस सही हो जाता था। तो प्रीलिम्स में मैंने यही किया कि एक बहुत ही जो मैंने 3-4 सालों में मैंने सीखा, मतलब यहाँ पर बहुत संघर्ष करके सीखा। छोटी सी चीज़ है लेकिन सीखने में शायद मुझे बहुत वक्त लग गया, मैं उतना तेज़ नहीं हूँ शायद। तो मुझे लगा कि जब मैंने ये सीखा तो मैंने वो निचोड़ निकाला कि जो है आपको यदि प्रीलिम्स निकालना है तो गोला मारना होगा, और यदि मेंस निकालना है तो लिखना होगा, और यदि इंटरव्यू निकालना है तो बोलना होगा। तो मतलब मुझे लगा कि क्या एक राइमिंग बना दिया कि मतलब कि गोला मारने से प्रीलिम्स निकलता है, लिखने से मेंस निकलता है और बोलने से इंटरव्यू निकलता है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोला मारेंगे, मतलब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो प्रीलिम्स में बाउंसर्स को झेलने की शक्ति ज़्यादा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं उनको लिखने की भी कला आ जाती है क्या ज़्यादा लिखने से। और जब ज़्यादा बोलेंगे सही जगह पर, मतलब टीचर्स या जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी टैकल करने का एक तरीका आ जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा लिखना, ज़्यादा बोलना और ज़्यादा गोला मारना ये बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ाई करते समय जो है प्रीलिम्स में जो है और प्रीलिम्स और मैथ्स के साथ में तैयारी करता था, और ये नोट्स हैं कुछ ऐसे, ये मैंने इंटरव्यू के लिए किया था कि लास्ट मोमेंट पे जो कुछ चीज़ें जो याद रखनी है वो साथ में बोर्ड में रहता है और उसको मैं 2-3 दिनों में मिटा के वापस लिखता हूँ ऐसा। और फिर जी शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे कि आप इंडो रशिया का देख सकते हैं, यहाँ पर इंडो रशिया का रशिया के सामने लगा के रखा है क्योंकि जो है याद रहे चीज़ें मैप के साथ। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो है ये सब इंटरव्यू के लिए तैयार किया था। इंडो यूएस की जो है यहाँ पर ये है। और इसी तरह से स्टिकी नोट्स रहते हैं मेरे, ये स्टिकी नोट्स हैं, और अभी मैंने इसको यहाँ पे लगा के लाइब्रेरी में रखता था, इसको लेके आया हूँ। और ये कुछ ऐसे नोट्स हैं जो कि शॉर्ट नोट्स जिसको कहते हैं, जो मैं पूरे एक नोटबुक को लगभग 15 पेजेस में कन्वर्ट कर लेता था। तो 10-15 पेजेस पढ़ना बहुत आसान होता है आखिरी मोमेंट्स पे।
आपको आई थिंक ऑलमोस्ट सारी रिसोर्सेज का पता चल गया होगा सही से, तो आप क्या रिसोर्सेज कोर रिसोर्सेज सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स को अगर वो प्रीलिम्स के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं? दो तरह के मतलब स्टूडेंट हैं जो मैं मानता हूं। जैसे एक जो सीजन स्टूडेंट हैं, 2-3 साल हो गया उनकी तैयारी करते हुए, तो उनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है अपने प्रिपरेशन में जो स्लाइड फिक्स होता है वो करने की ज़रूरत है। और उसमें उस स्लाइड फिक्स में जो मैं सलाह दे सकता हूँ वो यही है कि आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाएं। आखिरी के 3 महीने में मेरा मानना है कि जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए कि वो एक मॉक पेपर हर दिन लगा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 3 घंटे का समय लगता है, 1.5 घंटे में मॉक टेस्ट लगता है और 1.5 घंटे में उसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो 3 घंटे आप दे सकते हैं यदि आपका प्रीलिम 2-3 बार से रुक रहा है तो, जो मैंने ऑब्जर्व किया। और जो नए लड़के हैं जो पहली बार लिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनके लिए भी मॉक टेस्ट लगाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी शुरू में ये है कि नॉलेज बेस को आप बनाएं। फर्स्ट ईयर है तो नॉलेज बेस होना चाहिए। तो नॉलेज बेस में जो रेफरेंस की नॉर्मल रेफरेंस बुक है, जैसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, तो सब लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम है, जो सदियों से यही पढ़ी आ रही है 8-10 सालों से, तो आप उन पे ज़्यादा कमांड कीजिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको लगाइए। मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के। राइट, ओके। क्या प्रीलिम्स एंड मेंस की जो प्रिपरेशन है वो अलग अलग करनी चाहिए, और अलग अलग करनी चाहिए तो फिर मेंस के लिए आपने कैसे किया था? मेरा मानना है कि सब कुछ इंटीग्रेशन में होता है। मतलब द वर्ल्ड, दुनिया ही खुद इंटीग्रेटेड है। तो आप अपनी जो तैयारी है वो भी आप ऐसे सिलोज में नहीं कर सकते अलग अलग, तो इंटीग्रेशन में उसको भी करना होगा। लेकिन यह बात ज़रूर है कि जब प्रीलिम्स नज़दीक आता हो, 2-3 महीने बचते हो, तब आप प्रीलिम्स से पूरा फोकस कर सकते हैं। और ऑब्वियस अब जब मेंस अब दे रहे हैं तब तो आपका पूरा फोकस मेंस पर रहेगा ही। और इंटरव्यू के टाइम पे आप मॉक इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, उस टाइम पर आपको बोलने की मतलब एक एक्सपीरियंस चाहिए उस समय। राइट, मेंस की थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताइए कि कैसे मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। मेंस में जो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रतीत होता है वह यह है कि हम लोगों के कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, कुछ वीक एरियाज होते हैं। मेरा यह मानना है कि यदि अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, मतलब ज़्यादा स्कोरिंग आप वहाँ से निकाल पाएँ स्कोर्स, और जो अपने वीक एरियाज हैं उसको थोड़ा मैनेज कर पाएँ। जैसे कि मैं खुद अपना बताता हूँ, जैसे इस अटेम्प्ट में मेरा वीक एरिया जो है वो पेपर 3 इकोनॉमिक्स है। मुझे थोड़ी चीज़ें मतलब जो है ज़्यादा कम कॉम्प्रिहेंड कर पाता हूँ, शायद ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी कम हो पाती है, इसलिए मेरा प्रीलिम्स भी शायद नहीं निकल रहा था शुरू में। तो पेपर 3 जो है मेरा कम होता था, तो पेपर 3 को मैंने मैनेज किया। तो पेपर 3 में मतलब एवरेज टाइप से मार्क्स रहे। और ऐसे जो है वो इस बार चूँकि मेरे जो है वो फोकस एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया में आता है थोड़ा, उसमें ज़्यादा मार्क्स आए, तो ऐसे में मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले। उस कारण से मुझे सिलेक्शन का मतलब चांस मिला, मैं इंटरव्यू के लिए कॉल आई। तो ये जो एक आपको मैनेज करना है कि आप कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम फोकस, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा सिलेबस है, 7 सब्जेक्ट्स हैं। ये सिर्फ सब्जेक्ट बोले जिसका पेपर होता है GS1 से लेके लास्ट ऑप्शन है, और हर पेपर में भी 3-4 सब्जेक्ट हैं जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि मेरा मजबूत क्या है और कमज़ोर क्या है। राइट, आप इतनी साल तैयारी करते रहे तो डेफिनेटली आपने नोट्स भी बनाए होंगे जी, तो जी। क्या पहले वाले नोट्स से अभी पढ़ रहे थे या फिर वो सब साइड किए अब नए बनाते हैं, इनसे काम करते हैं? मुख्यतः तो मेरे पुराने ही नोट्स रहते हैं। कुछ नोट्स मैं नए बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल फ्लक्स होता रहता है वर्ल्ड ऑर्डर में। तो अब जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर है, चाइना का राइज है, तो अब इन सब पे आपको एडिशन करते रहना पड़ेगा नोट्स में। तो एडिशन मैं हमेशा करता रहता हूँ। अब जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं, जैसे फार्म लॉज आया था कुछ दिनों पहले, अभी जो है मतलब डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट हुआ था राजस्थान में, ऐसा बहुत कुछ होता है, तो आपको एडिशन करते रहना पड़ेगा। तो ये डायनेमिक नोट्स थोड़े डायनेमिक होते हैं। राइट, अच्छा। प्रीलिम्स इतने 7 प्रीलिम्स दिए ना आपने? जी जी। तो 7 बार कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे? ये तो बहुत ही जो है $1 मिलियन क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि हर बार ये सोचना पड़ता था कि कितना अटेम्प्ट करूं। तो कभी मैंने 82, कभी 85, कभी 88, कभी 90, और इस मतलब अभी पिछले 2 बार से तो मतलब मैंने लगभग मतलब अपना जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता हूँ उतना अटेम्प्ट किया। मतलब मैंने सोचा कि जो है अब अटेम्प्ट मैक्सिमम करते हैं, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट मतलब मैंने किया है। राइट, अच्छा। मेंस में आंसर राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर राइटिंग कैसे करते थे आप?
आंसर राइटिंग के दो मुख्य तरीके मैं अपनाता हूँ। एक तो जो मैं खुद से करता हूँ पर्सनली, कई बार क्या होता है कि मैं पूरा पेपर नहीं लिख सकते 20 सवाल, तो 2-3 सवाल 4 सवाल जब मन हुआ बैठा 1 घंटे में 2-4 सवाल लिख लिया, तो और उसका अपने दोस्तों को दिखाया जो साथ में तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा ये था कि जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे थे, तो वहाँ जाकर मैं टेस्ट देता था, और कभी जब नहीं जा पाया तो रूम पर ही बैठकर टेस्ट लिख के उसको इवेलुएट करवाता था। 2 इवेल्यूएशन मेरा चलता था। जैसे कि अभी हमारा ये टॉपर टॉक्स चल रहा है, जैसे कि आप गाइड कर रहे हो, अपनी जर्नी बता रहे हो, तो आपने कभी टॉपर वगैरह की वीडियो देखे तो उनसे क्या समझते थे, क्या सीखने की कोशिश करते थे? मैंने मतलब बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे हैं और लगातार देखता ही रहता हूँ, खास करके जब भी मुझे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 से मेरी जर्नी शुरू हुई है। तो एक गौरव अग्रवाल सर थे, 2012 के टॉपर थे, उनका एक जो वीडियो बहुत यूट्यूब में चर्चित है, तो उससे उनकी जो है अनुभवों से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। राइट। आपको क्या लगता है कि इस जर्नी में कोचिंग वगैरह लेना कितना हेल्पफुल रहता है, नहीं रहता है? अब यदि मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूँ तो मैंने लगभग 6 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं जॉब कर रहा था और मैंने अचानक से एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। तो इस मोड़ को ग्रैस्प करने के लिए मुझे कुछ एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी। और मेरे परिवार में बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, तो मेरे परिवार में ऐसे कोई है नहीं जो डायरेक्शन दे सके। तो मुझे लगा कि जो है कोचिंग एक बहुत ही सही माध्यम है, और मैं फाइनेंशियली स्टेबल भी था, तो इसलिए मैंने सोचा और मुझे लगा कि जो है मेरे लिए तो कोचिंग बहुत ही अच्छा वर्क किया है। करंट अफेयर्स वगैरह आप कैसे करते हैं? मुख्यतः मैं न्यूज़पेपर्स पे ही डिपेंड करता हूँ, और साथ में योजना पढ़ता हूँ कभी कभी। और जो कुछ मैगजीन्स अवेलेबल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन्स, मैं कोई भी एक मैगजीन उठाता हूँ और उसका नोट्स मैं खुद बना लेता हूँ। राइट। आपको क्या लगता है कि फ्रेंड सर्कल वगैरह और यहाँ दिल्ली में जैसे करोल बाग साइड आप रह रहे हैं, इन्वायरमेंट का कितना हेल्प होता है? मेरे लिए तो मतलब इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। मैं तो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हूँ। जैसे जब मेरे दोस्त यदि जो डाइवर्जन वाला जो हो जाता है टैक्टिक, यदि कभी कहीं घूम रहे हैं ज़्यादा, और कुछ दोस्त होते हैं जो मतलब पढ़ रहे हैं ज़्यादा, तो मैं पढ़ रहे हैं ज़्यादा वाले दोस्तों के साथ रहता हूँ तो पढ़ता ज़्यादा हूँ, और घूमने वाले दोस्तों के साथ घूमता जाता हूँ। राइट। तो इसीलिए मेरे लिए ज़्यादा कारगर होता है। ओके। जैसे कि आप हिंदी आपकी जो अगर देखें, अभी आपने कविताएं बोली और काफ़ी शुद्ध हिंदी का भी आप यूज़ कर रहे हैं इंटरव्यू के दौरान भी, तो क्या आप हिंदी बैकग्राउंड के थे 11वीं 12वीं तक, या फिर क्या आपको नहीं लगा कि हिंदी बैकग्राउंड से हमारी ज़्यादा पकड़ है तो हिंदी बैकग्राउंड में करना चाहिए, फिर आप इंग्लिश में, ऐसा कुछ? जी, मतलब मैं हमेशा, जैसे हिंदी मेरी मातृभाषा है, हाँ। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे बोलने में, सुनने में और पढ़ने में फ़ख्र होता है। और मेरा जन्म स्थान बिहार है और झारखंड में मैं रहता हूँ, ये हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो और संयोग से मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी हिंदी में ही हुई है, तो 9th क्लास से वहाँ इंग्लिश मीडियम आता है। तो मेरा हिंदी में पकड़ ठीक सा रहा है, इसीलिए। ओके। हर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि यार याद नहीं हो रहा है, याद करने के लिए क्या करें, क्योंकि फैक्ट्स वगैरह हो गया, फिर चीज़ों को याद रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। मेरी मेमोरी पावर थोड़ी कम है, ये भी बात सही है, और मैं बचपन में भी याद नहीं कर पाता था। ओके। तो मुझे हमेशा इसका भय सता था। मैं इसलिए हिस्ट्री मुझे मेरी कम पसंदीदा सब्जेक्टों में शुरू में था, मतलब विषयों में। तो लेकिन जब यहाँ तैयारी करना शुरू किया मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे हनुमान चालीसा याद है। क्यों याद है मुझे हनुमान चालीसा? मुझे सिर्फ तांडव स्रोत याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैं रोज़ पढ़ता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मैं किसी चीज़ को यदि रोज़ पढ़ सकता हूँ, याद बार पढ़ सकता हूँ, तो याद रहेगी वो चीज़, शायद मेरे मेमोरी पावर कितनी भी कमज़ोर हो। तो मैंने फिर ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, बार पढ़ना शुरू किया। अब जैसे किसी भी किताब, रेफरेंस बुक है, जैसे मान लीजिए एक लक्ष्मीकांत की किताब है, तो मतलब कम से कम 10 बार मैंने उसको पढ़ा होगा। पढ़ने का तरीका अलग है होगा, मान लीजिए दूसरे तरीके में ज़्यादा, फिर बाद में थोड़ा मतलब फास्ट तरीके से। तो बार पढ़ने से चीज़ें याद होती हैं, मेरा ऐसा मानना है। राइट। अच्छा, एनसीईआरटी क्या लगता है, पढ़ना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है यदि आप फॉर्मेटिव स्टेज में हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन में ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत सही है, मतलब उनके पास समय भी है। और जिनको जो इंस्टेंट मैगी नूडल वाला जो कि अभी आए हैं अभी करना है, तो उनके पास समय नहीं है।
तो उस आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं यदि आपको एक ही बार में तुरंत ही निकालना है। हाँ। अच्छा, नोट्स बना रहे थे तो नोट्स बनाने की क्या टेक्निक्स थी आपकी? जैसे बुक्स है उससे नोट्स बना रहे हो? तो जैसे मैंने कहा कि मैंने पहली बार में तो मैं कभी नोट्स नहीं बनाता हूँ, जब दूसरी बार पढ़ लेता हूँ तो थोड़ा समझ में आता है, तीसरी बार से मैं नोट्स बनाना शुरू करता हूँ, और एक बार जब नोट्स बन जाती है तो फिर उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ और शॉर्ट नोट्स को ही प्रेफर करता हूँ। तो क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे जो आखिरी के 2 दिन होते हैं, 2-3 दिन, उस शॉर्ट नोट्स को मैं बार बार पढ़ सकता हूँ और एक सब्जेक्ट 2-3 बार रिवाइज कर सकता हूँ। अच्छा, इंटरव्यू में क्या पूछा गया था आपसे? ये पूछा गया होगा इतने साल क्या करते रहे, कैसे गुजारा किया? नहीं, उन्होंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने ये पूछा था कि आप इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में जो नौकरी होती है उसका आपको वेतनमान पता है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी? तो मैंने कहा सर मुझे जो है एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वो 60 से 70 हज़ार है। तो बोले कि आप इतनी कम वेतनमान में क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने वही कहा जो आपको मैंने बताया कि जीवन में और भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। सिर्फ अर्थ ही एकमात्र पहलू नहीं है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस में आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो मैंने कहा कि सर मैं डाइवर्सिटी ढूंढ रहा हूँ। जी। ओके, सो अभी आप इतने टाइम से कर रहे थे तो आपने बीपीएससी वगैरह के भी एग्ज़ाम करे थे ना? जी जी जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मेरे प्रिपरेशन का, क्योंकि इतना लंबा सफ़र रहा। तो कॉन्फिडेंस के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में मैंने बिहार की परीक्षाएं दी, यूपी की भी दी। बिहार में मैं अंतिम में चयनित हुआ, 2 बार मैं चयनित हुआ। 64वीं परीक्षा में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला, और 66वीं में आपूर्ति पदाधिकारी। उससे कॉन्फिडेंस बहुत आया, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उससे आत्मविश्वास बहुत बढ़ा यूपीएससी। राइट। अच्छा, ओवरऑल आई थिंक मुझे ये समझ आया आपकी जर्नी से, मैंने और भी इंटरव्यू लिए। आप अगर मीडियम भी हो पढ़ने में, फिर बिलो एवरेज भी हो, तो अगर आप कंटिन्यू लगे रहते हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है। भले यूपीएससी न हो तो स्टेट पीटीएस तो एटलीस्ट लग ही जाएगा। जी जी, मुझे तो मतलब इतना विश्वास है, जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कभी 1, 2, 3 टॉप रैंक जो होता है बचपन में, जो सब लोग पेरेंट्स वाह फर्स्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, मैं कभी नहीं आया आज तक। मैं हमेशा खेलता था, कूदता था, और शायद मतलब जो है उस कारण से मैं यहाँ सस्टेन भी कर पाया। कि जो ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट के कारण के पीछे भागते हैं तो वो 1, 2, 3 अटेम्प्ट में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और मैंने सस्टेनेबिलिटी का एक कारण यह भी रहा। सो लास्ट में फ्यूचर एस्पिरेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। दुनिया कुछ भी कहे, यदि आग आप में है और आपका माइंड क्लटर फ्री है, ऑब्जेक्टिव आपने ठान रखा है, तो आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। एक लाइन है, हम होंगे कामयाब, और बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये कि सच में हम होंगे कामयाब एक दिन। ओके, सो थैंक यू सो मच भैया, आपने इतनी डिटेल में अपनी जर्नी बताई, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करी, सो दैट कि उनको एग्जाम्स को प्रिपेयर करने में, क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।